हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स क्या देखेंगे, हमने देखा था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हमारा इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा रहा है, और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट देखेंगे कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ना, ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, हमारा इंडिया का आईएमएफ के साथ कैसा इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पे रहा है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमएफ। तो इंडिया का है, हमारा आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर मतलब क्या कि जब ब्रिटेन, हमने देखा कि जो ब्रिटेन वुड से एक छोटा सा शहर है जहाँ पे आईएमएफ को स्थापित करने के लिए बहुत सारे देश जो है वो एक साथ मतलब एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने आईएमएफ को ड्राफ्ट किया था। तो उनमें हमारा इंडिया भी एक था। जितने भी देश वहां पे इकट्ठे हुए उनमें इंडिया एक था। तो इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमएफ। ठीक है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, उस मतलब क्या कि हमारे इंडिया को जब हम लोन लेने जाएंगे, हमारा कोई इशू होगा, या जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कौन करेगा, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर करेगा आईएमएफ के सामने। ठीक है। इन 1970 इंडिया वाज वन ऑफ द 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट आईएमएफ कोटास। तो 1970 में क्या हुआ करता था, हमारा इंडिया जो है वो जो टॉप 5 कंट्रीज है जिनके पास सबसे ज्यादा कोटा हुआ करता था। कोटा मतलब क्या होता है, कोटा एसडीआर में समझेगी। ठीक है, वहां पे इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कोटा क्या होता है। तो 1970 में हमारे इंडिया जो है टॉप 5 कंट्री जिनके पास हाईएस्ट कोटा था, उनमें से हमारा इंडिया भी एक हुआ करता था। ये 1970 की बात है। ठीक है। एज ए रिजल्ट इंडिया वॉज गिवन अ परमानेंट सीट ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। तो जिसकी वजह से हमारे इंडिया को वहां पे परमानेंट सीट मिली थी। लेकिन ये तब की बात है। ठीक है, 1970 की बात है। अभी चल रहा है 2026। तो अभी की, सॉरी, 2026। तो अभी के टाइम में इंडिया जो है ना फ्रेंड्स, उसको परमानेंट सीट नहीं है। ठीक है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिया को परमानेंट सीट नहीं है। आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें बहुत सारे, जैसे यूएस है, जापान है, फ्रांस है, यूके, लेकिन इंडिया वहां पे नहीं है एज अ परमानेंट मेंबर। लेकिन वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर है। हमारा इंडिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक ग्रुप है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, उसको आईएमएफ के सामने रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडिया। ठीक है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। फिर बोल रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम द आईएमएफ हैज ऑफर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडिया। तो लगातार जब भी जरूरत पड़ती है हमारे इंडिया को आईएमएफ ने लोन दिया है। ठीक है। ड्यूरिंग द 1970s एंड 1980s इंडिया वाज वन ऑफ द बैंक्स मेजर डेटर्स। तो 1970 से लेके 1980 तक में हमने काफी बार आईएमएफ से लोन लिया है, जिसकी वजह से हम आईएमएफ के एक बहुत मतलब बहुत बड़े कर्जदार यहाँ पे रह चुके हैं। By providing conditional financial assistance, the IMF helped to shape the macroeconomic changes of the 1990s। तो 1990 में क्या हुआ था, काफी बार हमने देखा है कि हमारी हालत जो है बहुत खराब हुई थी, कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुके थे, हमारे इंडिया जो है वो पूरी तरह से डूबने के कगार पे था, बैंकरप्ट होने की सिचुएशन में था। तब क्या किया, तब हमारी गवर्नमेंट आईएमएफ के पास गई और आईएमएफ से लोन मांगा। तो आईएमएफ ने क्या दिया, आईएमएफ ने लोन तो दे दिया, लेकिन कंडीशन लगा दी, कंडीशनल फाइनेंस फाइनेंस यहाँ पे दे दी। देखिए फ्रेंड्स, आईएमएफ की यही बात खासियत क्या होती है कि आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ एक लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है। जैसे हमारे देश में जैसे आरबीआई है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों को लोन कब देता है, बैंकों को बचाने कब जाती है, जब बैंकों के पूरे रास्ते, उनको बचाने के सारे रास्ते खत्म हो जाती है, तब आरबीआई सामने आता है। वैसे आईएमएफ का होता है, किसी भी देश का अगर सारे पैसे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, कोई भी उनको लोन नहीं देता है, तब वो जाती है आईएमएफ के पास। फिर आईएमएफ क्या करता है, लोन तो दे देता है, लेकिन बहुत हार्ड कंडीशन लगा देता है कि आपको ये बातें माननी पड़ेगी, तब हम आपको लोन दे देंगे। तो ऐसा ही हमारे इंडिया के साथ हुआ। जब हमारी गवर्नमेंट गई आईएमएफ के पास 1990s में कि हमें लोन दे दीजिए, तब आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, लोन तो दे देंगे भाई आपको, लेकिन आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से, उनको कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन लगा दी। तो कौन, जैसे कि आपको उन्होंने बोला आईएमएफ ने कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, आपको ट्रेड को लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल सेक्टर को डीरेगुलेट करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस राज को हटाना पड़ेगा, आपको फिजिकल डिफिसिट को मैनेज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। ऐसी बहुत सारी शर्त वहां पे लगा दी, तब जाके आईएमएफ ने हमें लोन दे दिया था। ठीक है। तब हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया था। फिर आईएमएफ सर्व एज अ क्रिसिस मैनेजर एंड क्रिसिस लेंडर है। आईएमएफ क्या क्या रोल निभाता है, मैनेजर भी है, जो क्रिसिस मैनेजर भी है और लेंडर भी है ना। क्रिसिस को मैनेज भी करता है, जो इंटरनेशनल हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको मैनेज भी करता है। और अगर किसी देश में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो डगमगा रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है, तो आईएमएफ क्या करता है, उसे लोन भी दे देता है। During the 2008 global financial crisis, India got around $4.5 billion from the IMF's SDR to combat economic slowdown। तो 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हमने देखा है चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 या 3 में कि क्या होता है, एक आर्थिक मंदी सी आ गई थी पूरी, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। ठीक है। तो
उस फाइनेंशियल क्राइसिस की टाइम में इंडिया गया था आईएमएफ के पास, फिर आईएमएफ ने उसे कितना लोन दे दिया था, 4.5 बिलियन यूएस डॉलर इतना लोन दे दिया था। एसडीआर, एसडीआर आपका जो सेपरेट पॉइंट है वहां पे हम लोग क्लियरली देख लेंगे, ठीक है। एसडीआर आपका कोटा, ये सारी बातें हम वहीं पे देख लेंगे। टू कम्बैट द इकोनॉमिक स्लोडाउन, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द आईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 250 बिलियन डॉलर्स एसडीआर अलोकेशन टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे एसडीआर जो है ना, वहाँ पे बिलियन डॉलर एसडीआर, आईएमएफ जब लोन देता है तो एसडीआर में देता है, ठीक है। वो कोई करेंसी नहीं है फ्रेंड, जब हम जैसे कि हमारा इंडिया का रुपए होता है, यूएस का डॉलर होता है, वैसे आईएमएफ जब लोन देता है तो वो एसडीआर में देता है। कैसे देता है आगे देखेंगे। फिर इकोनॉमिक जितने भी देश है उनको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ना, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सिस्टम में यहाँ पे इतना लोन आईएमएफ ने दिया था। बाय ऑगमेंटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द आईएमएफ मेंबर नेशंस, मतलब जितने भी मेंबर नेशन है आईएमएफ के, उन्होंने जितना भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर रखा था आईएमएफ में, जितना रिजर्व कर रखा था, उसको यूज करके यहाँ पे आईएमएफ ने लोन दिया था। इंडिया करंट आईएमएफ कोटा इज एसडीआर 13,114 मिलियन। तो अभी करंट इंडिया का आईएमएफ में कितना कोटा है, कोटा 13,114 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिए। प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग नेशंस, तो जितनी भी टॉप 10 लार्जेस्ट, जिनके पास सबसे ज्यादा कोटा है आईएमएफ में, इतनी वो जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें हमारा इंडिया भी एक आता है, जिसके हिसाब से इंडिया का शेयर कितना है अभी, मतलब वोटिंग राइट, ठीक है। कोटा मतलब सिंपल से मतलब जितना आपका कोटा उतना आपको वोटिंग राइट ज्यादा होते हैं। तो आपके वोटिंग राइट्स अभी इंडिया के कितने 2.76% यहाँ पे है। एज अ रिजल्ट इट इज द आईएमएफ से 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडिया जो है वो आईएमएफ में 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर है फ्रेंड्स, ठीक है। हाउएवर इंडिया हैज 132,603, ठीक है। ये लैक्स में फिगर में नहीं काउंट करूंगी, या ठीक है कर देते एक बार। 1,32,603 वोट्स विद 2.63% ऑफ द वोटिंग शेयर। मतलब क्या, इतने जो वोट है ना, इतने वोट्स हमारे इंडिया के हैं, और वो कितना अप्रोक्सीमेटली, वो कितना अकाउंट, इट अकाउंट्स फॉर 2.63%। मतलब मान लीजिए आईएमएफ के सारे कंट्रीज के वोट्स को अगर हम लोग मिला दे तो इंडिया का शेयर कितना होता है, इंडिया का शेयर होता है, उसमें इंडिया के वोट है 1,32,603, वो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं 2.63%, ठीक है। इतना यहाँ पे हमारे वोटिंग राइट्स है अभी करंट सिचुएशन में। फिर आगे पॉइंट आता है हमारा एसडीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एसडीआर क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, बुक की डेफिनेशन से पहले हमारे सिंपल लैंग्वेज से समझिए कि एसडीआर होता क्या है। एक्चुअली फ्रेंड एसडीआर का लॉन्ग फॉर्म हमने देखा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली इसे लाया था आईएमएफ ने, ठीक है, आईएमएफ ने लाया था, लेकिन क्यों लाया था, हमने देखा इसको लाया था 1969 में। तो तब क्या हुआ था कि तब जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम मतलब क्या कि जब भी कोई देश कोई चीज खरीदेगा, मतलब सिंपल से व्यापार करेगा, अगर उसको पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है, तब उसे सिर्फ यूएस डॉलर में देनी पड़ती थी, या फिर मान लीजिए गोल्ड में देना पड़ता था। मतलब कि आप जो भी व्यापार करोगे किसी दूसरे देश के साथ, तब आपको एक तो यूएस डॉलर आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया था कि जो गोल्ड की वैल्यू, यूएस डॉलर की वैल्यू है ना, उसे गोल्ड के साथ पैक कर देते, मतलब गोल्ड की वैल्यू अगर कम ज्यादा होगी तो यूएस डॉलर की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। और जो बाकी देशों, जितने भी बाकी दूसरे देश है, उनके जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू को यूएस डॉलर के साथ यहाँ पे पैक कर देता। मतलब अगर यूएस डॉलर की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो उसका असर बाकी करेंसीज पे होगा। इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या यहाँ पे देखने को मिला कि जब देशों को, बाकी देशों को पता चला कि अगर आपको पेमेंट करनी है या एक्सेप्ट करनी है या दूसरे को देनी है, तो आप लोगों के पास यूएस डॉलर होना चाहिए या तो गोल्ड होना चाहिए। फिर लोगों ने क्या किया, देशों ने कि यूएस डॉलर और गोल्ड को स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूएस डॉलर और गोल्ड की जो डिमांड है ना वो काफी हद तक बढ़ गई, लेकिन सप्लाई बहुत कम हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिल रहा था, एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी। फिर उसके साथ साथ जो भी बाकी करेंसी, यूएस डॉलर को छोड़ के जो बाकी करेंसीज थी वो डीवैल्यूएशन होना उनका शुरू हो गया। मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसके हिसाब से बाकी देशों की जो करेंसी है वो यहाँ पे ज्यादा उनको देने की जरूरत पड़ गई थी, फिर मतलब उनका डी वैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। तो इस इन सारी बातों को नजर में रखते हुए आईएमएफ लेके आया एसडीआर। तो एसडीआर एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स ना, एसडीआर क्या होता है, मान लीजिए जितने भी कंपनी, जितने भी देश है हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो आईएमएफ के मेंबर है, तो वो जब आईएमएफ के पास जाते हैं मेंबरशिप लेने के लिए, आईएमएफ के मेंबर बनने के लिए, तब वहां पे उनको आईएमएफ को एक तो फी है, एज एंट्री फी आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पे कुछ पैसे आईएमएफ को देने पड़ते हैं। तो ये सारे पैसे क्या हो गए ना, मान लीजिए इंडिया है, वो गया आईएमएफ के पास, उसने बोला कि हमें आपका मेंबर बनना है,
तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए उसने उनको IMF को दे दिया 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ IMF को दे दिए। फिर IMF ने क्या किया, क्या हो गया, 10,000 करोड़ IMF को दे दिए, मतलब IMF जब किसी दूसरे देश को लोन बांटेगा तो वो इसी पैसों में से बांटेगा ना। उसके पास अपने पैसे, खुद के पैसे कहाँ से आएंगे, जो दूसरे देश यहाँ पे एज एंट्री फी देंगे, वो एज ए मेंबरशिप फी देंगे, वही होता है IMF का कैपिटल, ठीक है। वो क्या होता है IMF का कैपिटल, और इसी कैपिटल को कन्वर्ट करती है IMF SDR में, SDR में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई करेंसी नहीं है, ये कोई गोल्ड नहीं है, या कोई IMF द्वारा कोई स्पेशल क्लेम भी नहीं है। ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है। मतलब क्या कि SDR को यूज, SDR को क्या, SDR में क्या होता था कि एक्चुअली जो यूएस पेमेंट जो हमारी पहले हम लोग करते थे, जो वो हम बस US डॉलर में करते थे, लेकिन अभी उसको हटा के यहाँ पे IMF ने क्या किया, एक बास्केट ऑफ करेंसी, SDR मतलब बास्केट ऑफ करेंसी, ठीक, ये है SDR जो होती है बास्केट ऑफ करेंसी, जिसमें 5 करेंसीज को ऐड कर दिया। कहने का मतलब क्या कि जो पेमेंट करने के लिए हमें पहले सिर्फ US डॉलर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से SDR आया है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो 5 अलग अलग करेंसीज है, जिसमें कौन कौन सी करेंसी है आपकी, आपकी आता है US डॉलर आती है, आपकी आपकी यूरोज आते हैं, चाइनीज रेमिबी आता है, जापानीज येन आता है, और ब्रिटेन के पाउंड आते हैं। ये 5 करेंसीज में अब आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेमेंट करने के लिए आपके पास, या पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास US डॉलर ही होना चाहिए। अगर US डॉलर नहीं है, इन चारों में से कोई और करेंसी भी आपके पास है, तो भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल है कि अब आपको US डॉलर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है ना, मैं पूरा आपको बताऊंगी कि कोटा होता क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये SDR तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये कोई एक्चुअली कोई करेंसी नहीं है, कोई ये एक्चुअली इसे क्या बोलते हैं ना, गोल्ड, पेपर गोल्ड भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इसकी फोटो भी, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मेरे पास SDR की फोटो थी जो मैंने डिलीट हो गई मुझसे, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि SDR एक्चुअली होता क्या है। SDR आप मान सकते हैं कैसा पेपर होता है, हार्ड पेपर, जो पुराने टाइम पे, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी SDR मिल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10,000, ये क्या 10,000 SDR, मतलब IMF ने किसी देश को 10,000 SDR यहाँ पे अलोकेट कर दिए, ठीक है। अब SDR को हमने देखा पहले कि SDR क्या होता है, कोई करेंसी नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, ये क्या है, एक एक्शन, मतलब पॉसिबल क्लेम है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ एग्जांपल देके, इंडिया है ना, इंडिया है, इंडिया गया IMF के पास, IMF को बोला कि मुझे आपकी मेंबरशिप चाहिए। IMF ने बोला ठीक है, आपको मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग क्या कर दीजिए, आप लोग एंट्री फी या जो मेंबरशिप फी है वो यहाँ पे भर दीजिए। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडिया बोलेगा कि आप इतने पैसे ले लीजिए और 50% कोटा यहाँ पे हमें दे दीजिए, जिसकी वजह से अब वहाँ पे इंडिया की चलेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। IMF जितना आप लोग चाहोगे, जितना कोई देश चाहेगा, उतना कोटा कभी भी नहीं देता है। कोटा आपको मिलता है, कोटा क्योंकि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, ये आपके देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, इन सारी बातों को कंसिडर करके आपको कोटा यहाँ पे मिलता है। और जितना ज्यादा कोटा, उतने ज्यादा आपके वोटिंग पावर्स होते हैं। और वोटिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी IMF कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन वहां पे लेता है, तब आपका एक वहां पे इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, आपका एक दबदबा वहां पे क्रिएट होता है, आपके पास ज्यादा वोटिंग पावर होते हैं, तो आपकी वहां पे ज्यादा चलती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है कि कोटा का। अब अब क्या करेगी ना कि मान लीजिए कि इसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है। SDR को हम लोगों ने समझ लिया कि ये कोई नोट, मतलब कोई पैसा नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो फिर आप लोगों को लगता होगा कि दिखने में कैसा होता है। फिर मान लीजिए एग्जांपल लेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया इंडिया का एग्जांपल लेंगे कि इसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है। SDR को हमने समझ लिया, SDR होता क्या है। तो और जितना, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता लूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, कि जितना आपको कोटा, उतने ज्यादा आपके वोटिंग राइट्स होते हैं, और जितने ज्यादा आपको वोटिंग राइट्स, उतना आपका SDR होता है, ठीक है। जितना आपने पैसे IMF को दिए, उतने ही SDR आप IMF से यहाँ पे ले सकते हो। फिर इंडिया गया IMF के पास, IMF को बोला कि हमें वैक्सीन खरीदनी है कंट्री बी से, है ना। लेकिन इंडिया के पास अभी US डॉलर नहीं। देखिए SDR का यूज होता कैसे एक्चुअली, उसको, उसके पास इंडिया को वैक्सीन खरीदनी है कंट्री बी से, लेकिन उसके मान लीजिए कि जापान से खरीदनी है, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कि जापान से खरीदनी है। फिर वो गया IMF के पास, IMF को बोला कि देखिए भाई, हमारे पास तो US डॉलर तो है नहीं, लेकिन हमें वैक्सीन खरीदनी है, आप हमें SDR दे दीजिए, आप हमें 500 SDR यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। 500 नहीं बोलेंगे, ज्यादा 5,000 करोड़, लेकिन समझने के लिए, आसानी के लिए 500 SDR यहाँ पे दे दीजिए। तो वो जाएगा IMF के पास, IMF ने क्या किया, उसको SDR दे दिया। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया जाएगा जापान के पास, जापान को जो 500 SDR यहाँ से IMF से इंडिया को मिले थे, वो यहाँ वो उस जाके उसे जापान को दे देगा। फिर जापान उस SDR के बदले इसे जापानीज येन दे देगा,
ठीक है, जापानीज येन दे देगा या मान लीजिए यूएस डॉलर दे देगा, कोई भी जितने भी 5 करेंसीज हमने देखी उन करेंसीज में से जो कोई भी करेंसी इन दोनों को बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आसानी पैदा कर देते हैं, वो करेंसी जापान यहाँ पे इसको दे देगा। फिर इंडिया अपने देश में आएगी, उसे अपने जो ट्रेड जिस भी करेंसी में उनको ट्रेड करना है उस ट्रेड में उसे कन्वर्ट करेगी और जापान को पेमेंट कर देगी, है ना। मतलब क्या, यूएस डॉलर का रोल यहाँ पे कम हो गया है, जरूरी नहीं है कि आपके पास यूएस डॉलर होना ही चाहिए। अब आगे बात आती है कि एक्चुअल में ये 5 करेंसी जो होती है ना, कि एसडीआर में एक्चुअली क्या होता था ये, कि अब मैंने आपको बोला कि इंडिया की जो इंडिया ने जो एसडीआर यहाँ पे इंडिया का आईएमएफ से एसडीआर लिया इंडिया ने वैक्सीन खरीदने के लिए, तब क्या होता है, तब जब अगर इंडिया आईएमएफ से यहाँ पे एसडीआर लेगी तो इंडिया का एसडीआर यहाँ पे कम हो जाएगा, और जब वो जापान को एसडीआर दे देगी तो जापान का एसडीआर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल सी बात। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है ना, एक एसडीआर की वैल्यू कितनी होती है, ये डेली डिटरमाइन होता है। और ये डिटरमाइन कैसे होता है, जो 5 अलग अलग करेंसीज है उन पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और उसे डिटरमाइन करते हैं कि जो एसडीआर है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होने वाली है, ठीक है। अब देखेंगे एसडीआर, थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स, वैसे वैसे ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। एसडीआर वॉज क्रिएटेड एज अ सप्लीमेंटरी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंट है, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी आप लोग पैसे वहां से ले सकते हो। इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। रिजर्व एसेट है, एसेट आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सोना है, जमीन है, ये क्या है, ये आपके एसेट है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप एसेट को बेच के यहाँ पे पैसे जो पैसे वहां पे खड़े कर सकते हैं। वैसे एसडीआर का ये एसेट है, ये ऐसा नहीं कि आईएमएफ हमें लोन दे रहा है, एसडीआर जो है हमारा ही पैसा है, हमने आईएमएफ को एज ए मेंबरशिप फी वहां पे दे रखी थी। तो जब भी हमें हमें जरूरत पड़ेगी तब हम लोग क्या करेंगे, हम आईएमएफ के पास जाएंगे। इसका मतलब ही यही कि जब कोई देश को कंटीजेंसी आएगी, जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम वहां पे जाके जो हमारा रिजर्व एसेट यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है आईएमएफ ने, तो उसे हम लोग यूज कर सके, ठीक है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि आरबीआई की जो भी एसेट होते हैं वहां पे एसडीआर, हमेशा आपने एसडीआर का नाम वहां पे देखा होगा, क्योंकि वो पैसे हमारे ही है ना, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस वहां से ले सकते हैं। If you take in the context of the Bretton Woods fixed exchange rate system, the collapse of the Bretton Woods system in 1973 and the shift of major currencies to floating exchange rate regimes lessened the reliance on the SDR as a global reserve asset. अब क्या हुआ कि 1973 में हमने देखा कि ब्रिटेन वुड सिस्टम बंद हो गया था, मतलब कि अब यूएस डॉलर में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। तब क्या हुआ कि हमने मेजर करेंसीज की तरफ शिफ्ट किया, अलग अलग 5 करेंसीज को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ यहाँ पे थोड़ा बहुत, मतलब वहाँ पे एक फ्लोटिंग रेट सिस्टम को यहाँ पे अपना लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब एसडीआर में ज्यादातर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। मतलब धीरे धीरे इसका रोल भी फिर कम होता जा रहा था, लेकिन बंद नहीं हुआ है, ठीक है, कम होता जा रहा है। आगे कैसे बढ़ा वो भी हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ग्लोबल रिजर्व एसेट है। रिजर्व एसेट की हमने देखा कि इसको, ये आईएमएफ कैपिटल, जो बाकी कंट्रीज ने आईएमएफ को यहाँ पे पैसे दे रखे एज ए मेंबरशिप फी, वो आईएमएफ की कैपिटल है और उसी को कन्वर्ट करके आईएमएफ ने एसडीआर यहाँ पे बना रखा है। तो एसडीआर एक आपका रिजर्व एसेट है, ठीक है। Nonetheless, SDR allocations can play a role in providing liquidity and supplementing member countries' official reserves, as was the case amid the global financial crisis. तो कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करता है, कैसे मेंबर कंट्रीज को सप्लीमेंट करता है, हमने देखा कि इंडिया को अगर वैक्सीन खरीदनी है तो वो कैसे खरीदेगा, उस एग्जांपल में हमने अच्छे से समझेगा कैसे सप्लीमेंट करता है। एसडीआर सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ। यही कि एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, कोई नोट नहीं है, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है। जैसे कि हमारी इंडिया की यूनिट ऑफ करेंसी 1 रुपीज है, यूएस की $1 है, वैसे भी आईएमएफ से अगर आपको लोन देना है तो आपको एसडीआर के फॉर्म में मिलता है। वो कभी नहीं बोलेगी कि हमने आपको $100 दे दिए या आपको $100 मिलियन दिए, वो बोलेंगे कि हमने आपको इतने एसडीआर दिए, ठीक है। एक एसडीआर की वैल्यू वो डिटरमाइन करते हैं, एक एसडीआर की वैल्यू को निकालते हैं 5 अलग अलग करेंसीज की बास्केट को यूज करके, उसके बाद वो यहाँ पे लोन देता है। The SDR is neither a currency nor a claim on the IMF. वो कोई करेंसी नहीं है, ना ही कोई क्लेम है। Rather, it is a potential claim on the freely usable currencies of the IMF members. मैंने देखा कि हमने देखा कि जो भी IMF के मेंबर्स होते हैं वो कैसे उनकी करेंसीज को यहाँ पे फ्रीली यूज कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि आपके पास यूएस डॉलर ही होना चाहिए। आप जो अलग अलग 5 करेंसीज यहाँ पे हमने डिसाइड किए, वो कैसे डिसाइड किए, क्योंकि वो डेवलप नेशन, मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे व्यापार होता है उनमें सबसे ज्यादा रोल इन 5 करेंसीज का होता है, ठीक है। इसलिए वो इजीली कन्वर्टेबल भी होती है और मतलब कि
किसी भी देश को उन करेंसीज में ट्रेड करने के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है, फ्रीली वो करेंसीज को यूज कर सकते हैं। एंड एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। और एसडीआर मतलब कि हमने देखा कि जब इंडिया ने वैक्सीन के लिए एसडीआर आईएमएफ से लिया और उसे जापान को दे दिया, तो जापान ने उसके बदले में वही करेंसी दे दी जो एसडीआर में शामिल है। ठीक है, तो एसडीआर में जो करेंसीज यहाँ पे रखी है, उसी करेंसीज के बदले में आपको दूसरी करेंसी मिलेगी, है ना। एसडीआर के बदले में आपको रुपीज कभी नहीं मिलेगा, जितना एसडीआर में करेंसी दे रखी है उन्हीं के बदले, मतलब आपने येन दे दिया आपको डॉलर मिल जाएंगे, आपने यूरो दे दिया आपको रेमबी मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है आपके पास जितने भी जो जिस करेंसी का स्टोरेज है उस करेंसी में आप एसडीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट वॉज इनिशियली डिफाइंड एज इक्विवेलेंट टू 0.88671 ग्राम्स ऑफ फाइन गोल्ड। मतलब शुरुआत में क्या हुआ करता, एसडीआर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती थी, जब सिर्फ यूएस डॉलर और गोल्ड हुआ करता था, कि एसडीआर को किससे कनेक्ट कर दिया था, गोल्ड के साथ कर दिया था। मतलब एक एसडीआर की वैल्यू कितनी होगी, 0.88671 इतनी ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और एक गोल्ड की मतलब और एक यूएस डॉलर की कीमत कितनी होगी, इतनी होगी, है ना। वन एसडीआर इज इक्वल टू दिस मच गोल्ड एंड वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू दिस मच गोल्ड। मतलब एक एसडीआर के लिए सिंपल से मतलब आपको एक यूएस डॉलर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, ये होता था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में। फिर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, वो जो सिस्टम है वो यहाँ पे कोलैप्स हो गया और यहाँ पे एसडीआर को रीडिफाइन कर दिया, बास्केट ऑफ करेंसीज लाई, जिसमें 5 अलग अलग करेंसीज होती है। ठीक है, हमने देखा उसमें कौन कौन सी होती है, यूएस डॉलर होती है, यूरो होती है, चाइनीज रेमबी भी होता है, जापानीज येन और ब्रिटेन पाउंड। तो अब एसडीआर की बास्केट में करेंसीज को कौन कौन सी करेंसीज को ऐड करना है, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब हर कोई बोलेगा, इंडिया बोलेगी कि हमारे रुपए को ले लो, या कोई दूसरा देश बोला कि हमारी करेंसी को ले लो, तो ये डिटरमाइन कैसे होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। इसके लिए आपको तो दो क्राइटेरिया को यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपको एक्सपोर्ट क्राइटेरिया, मतलब आपको टॉप 5, जो देश की टॉप 5 एक्सपोर्ट कंट्रीज है उन्हीं की करेंसी को हम लोग यहाँ पे एसडीआर में ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एसडीआर जो है ना वो इंटरनेशनल रिजर्व है ना, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। मतलब क्या कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने के लिए आसानी पैदा करनी है। अब अगर हम रुपए में एसडीआर को ऐड कर देंगे तो रुपए में कौन ट्रेड करना चाहेगा, रुपए जो है वो हमारा इतना अभी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू जो डेवलप्ड नेशन की करेंसी है। तो यहाँ पे उन्हीं देशों की करेंसी को ऐड किया जाएगा जो कि अभी डेवलप्ड है, जो कि बहुत हद तक जो जिनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा, एक्सपोर्ट जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि आपको एक्सपोर्ट क्राइटेरिया आता है, और दूसरा आता है कि फ्रीली यूजेबल, मतलब इजीली कन्वर्टेबल, कि आपकी जो करेंसी है वो इजीली दूसरे करेंसी में यहाँ पे कन्वर्ट होनी चाहिए। तो इन डिटेल में क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में क्या है कि a currency meets the export criteria if its issuer is an IMF member or a monetary union that includes IMF members and is also one of the top 5 world exporters। तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी देश को अपनी करेंसी को एसडीआर की बास्केट ऑफ करेंसीज में लाना है, तो उसको टॉप 5, यहाँ पे टॉप 5 एक्सपोर्टर में से वो देश जो है वो एक होना चाहिए। उसके साथ साथ वो आईएमएफ का मेंबर भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है। एक तो उसका आईएमएफ का मेंबर होना चाहिए, या जो आईएमएफ ने यहाँ पे यूनियन बना रखी है उसका मेंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज है उनमें से एक यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके उस देश की करेंसी को हम लोग बास्केट ऑफ करेंसीज में ऐड करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। मतलब मतलब क्या कि जब आप वो करेंसी लेके मार्केट में जाओगे इंटरनेशनल, तो इजीली वो दूसरा देश जो है वो उसे एक्सेप्ट करे। अगर आप रुपए लेके जाओगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रुपए की जो वैल्यू है ना इंटरनेशनल लेवल पे वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू बाकी करेंसी, मतलब जो डेवलप नेशन की करेंसी है, तो वो फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, फॉर अ करेंसी टू बी डिटरमाइंड फ्रीली यूजेबल बाय द आईएमएफ, इट हैज टू बी वाइडली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड वाइडली ट्रेडेड इन द प्रिंसिपल एक्सचेंज मार्केट। मतलब क्या कि किसी करेंसी को अगर फ्रीली यूजेबल हमें बोलना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी हद तक उस करेंसी में पेमेंट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो एक्सचेंज मार्केट है उसमें भी वहां पे पेमेंट होनी चाहिए। मतलब क्या, जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं और जो व्यापार होता है ना, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं और जो ट्रेड होता है उसमें उस करेंसी को ज्यादा मात्रा में उस करेंसी का यूज होना चाहिए, जैसे कि यूएस डॉलर, जापानीज येन, ये हम इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए यहाँ पे इन करेंसीज को यूज करते हैं। फ्रीली यूज करेंसीज कैन बी यूज इन फंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वही होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। फिर आता है कि एसडीआर बास्केट इज रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, जो एसडीआर की बास्केट है, जो एसडीआर में हमने 5 अलग अलग करेंसीज को यहाँ पे डाल रखा है, तो
उनका रिव्यू जो होता है ना वो हर 5 साल में होता है, कि ये देखना भी जरूरी होता है कि क्या वो नेशन जो जिनकी करेंसीज को हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, क्या वो अभी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं नहीं, क्या वो इतना उनका एक्सपोर्ट लेवल जो है वो अभी इतना है या नहीं, या वो अभी फ्रीली कन्वर्टेबल है या नहीं, ये सारी बातों का रिव्यू जो होता है वो हर 5 साल में यहाँ पे होता है। और अर्लियर इफ फॉरवर्ड, अगर जरूरत है तो उससे पहले भी हो सकता है, टू इंश्योर दैट द बास्केट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस करेंसीज इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब कि अभी जो करंट में जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है, जो ट्रेड हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो ट्रांजेक्शन हो रही है, उनको वो जिस करेंसी में हो रही है वो इम्पोर्टेंट, जो वो करंटली इम्पोर्टेंट करेंसीज है या नहीं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एसडीआर इज डिटरमाइंड डेली बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। मतलब कि एसडीआर की वैल्यू जो है वो डेली डिटरमाइन होती है, ठीक है, डेली होती है, हर रोज एसडीआर की वैल्यू को निकालते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। तो मार्केट एक्सचेंज रेट को कंसिडर करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। The reviews are also used to assess the appropriateness of the financial instruments comprising the SDR interest rate basket। अब क्या बोल रहे हैं कि जो रिव्यूज यहाँ पे हम लोग कराते हैं बार बार कि जो करेंसीज है वो सही से, मतलब जो करेंसीज यहाँ पे ऐड कर रखी है क्या वो करंट फाइनेंशियल यहाँ पे करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है नहीं, उसे एसेस करके हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अप्रोप्रिएटनेस को चेक करते हैं, जिसमें एसडीआर की इंटरेस्ट रेट, मतलब वही होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग यहाँ पे होते हैं उसको उसकी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिटरमाइन होता है एसडीआर के इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। During the last review concluded in the November 15, the board decided that the Chinese renminbi met the criteria for SDR basket inclusion। तो 2015 में जो रिव्यू हुआ था तब वहां पे आईएमएफ ने पाया था कि जो आपकी आपकी चाइना की जो करेंसी है रेनमिंबी, वो इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। वो एक्सपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, साथ ही साथ उनकी जो करेंसी है वो फ्रीली कन्वर्टेबल है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 2016 में, अक्टूबर 2016 में उन्होंने चाइनीज रेनमिंबी को यहाँ पे एसडीआर में शामिल कर लिया था, ठीक है। फिर आता है एंड द 3 मंथ बेंचमार्क यील्ड फॉर द चाइना ट्रेजरी बॉन्ड वाज इंक्लूडेड इन द एसडीआर बास्केट। मतलब क्या कि एसडीआर की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो भी यहाँ पे हमने ऊपर देखा था ना कि देखिए यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जो करेंसीज एसडीआर में हमने ऐड कर रखी है, उन करेंसीज के देशों में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट रेट को देख के एसडीआर की करेंसी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिसाइड होता है। तो वैसे ही चाइना की करेंसी को जब एसडीआर में ऐड किया गया था तब चाइना की जो रेनबिंबी है उसको किसके इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक कर दिया था, तो चाइना की जो ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं ना, जो ट्रेजरी बॉन्ड जैसे हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, वो एज अ बेंचमार्क काम करते हैं। जो भी हमारा एमसीएलआर रेट होता है, जो भी हमारा बैंक रेट होता है, बेस रेट होता है, तो उनके रेट कैसे डिफाइन होते हैं, उनके रेट फिक्स होते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड जो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड है वो एज अ बेसिस काम करते हैं, वो एज अ बेस काम करते हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने के लिए। वैसे ही हुआ था कि जो करेंसी रेंज में भी यहाँ पे एसडीआर में ऐड की गई थी, तो उसकी वैल्यू, उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन कैसे हुई थी, चाइना की जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसके इंटरेस्ट रेट के साथ उसे ऐड कर दिया था। मतलब ट्रेजरी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट की जो रेट है वो कम ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से उस चाइनीज रेनबी की करेंसी की वैल्यू को भी कम ज्यादा किया जाएगा। ये यहाँ पे इसका मतलब है। In March 2021, the executive board delayed the next review of the SDR valuation basket to July 31, 2022, uh, effectively resetting the 5-year cycle of the SDR valuation reviews। फिर क्या हुआ कि जब 2016 में रिव्यू हुआ उसके बाद नंबर था 5 साल कब आए, 2021 में आए, लेकिन तब कोविड था, तो कोविड की वजह से क्या कर दिया कि इन्होंने डिले कर दिया ये इस रिव्यू को। फिर उन्होंने नेक्स्ट रिव्यू कब किया था, 2022 में यहाँ पे क्या करने की यहाँ पे बात की थी, इफेक्टिवली रीसेटिंग द 5-year साइकिल। फिर मतलब क्या हुआ, फिर आगे इन्होंने जाके जब फ्रेंड्स मैंने आईएमएफ की साइट में देखा कि आईएमएफ की साइट में लेटेस्ट जो रिव्यू था ना वो 2016 का था, ठीक है। तो मतलब इस 16 के बाद यहाँ पे इन्होंने बात की थी कि 2022 में करेंगे, लेकिन 22 में भी यहाँ पे नहीं हुआ है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। फिर आगे बोल रखा है इन्होंने, यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है फ्रेंड्स। चलिए ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। एसडीआर टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार आप लोग समझ लेंगे ना तो इजीली आपको बेसिक समझ लेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसे, मतलब ये होता क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, ये सारी बातें अगर आप लोग बेसिक समझेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसडीआर में आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1-2 मार्क्स का आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
अब एसडीआर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे कि नीचे कुछ लाइन देके मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर पे बोल देंगे कि, एक सेकंड यहाँ से कर लेते हैं, आपको 4 लाइन दे दी जाएंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि आईएमएफ जो है, सॉरी एसडीआर जो है वो एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ठीक है। फिर दूसरा लाइन दे देंगे आपको कि एसडीआर, एसडीआर क्या है, पहले बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजर्व इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, फिर दूसरा लाइन बोलेंगे कि इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ, ठीक है। फिर तीसरा लाइन दे देंगे कि इट इज अ करेंसी ऑफ द आईएमएफ, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्चुअल लाइन क्या है, इट इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। लेकिन एग्जाम में ये एक दो तीन, तीसरी लाइन में क्या बोला उन्होंने, इट इज अ करेंसी ऑफ द आईएमएफ। और चौथे लाइन पे बोल देंगे या कोई भी दे लेंगे कि इट कैन बी एक्सचेंज है, एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दी करेंसीज, करेंसीज ऑफ द बास्केट्स, बास्केट मतलब जो बास्केट में करेंसी है उनके साथ एसडीआर को आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये 4 लाइन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो ट्रू नहीं है, या कुछ अलग लाइन दे देंगे जो कि एसडीआर को रिलेट करती है और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो ट्रू है। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने गलत बोल दिया, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने दूसरी लाइन भी जो गलत दे दी है, मतलब क्या कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 ये दोनों ऑप्शन सही है, और ऑप्शन 3 और 2 और 3 में उन्होंने कुछ गलत डाल के उसे गलत बना दिया। अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के बोलेंगे कि मान लीजिए पूछेंगे आपसे कि गलत ऑप्शन कौन सा है, फिर आपसे बोल देंगे कि 1 एंड 2 है, 2 एंड 3 है, ओनली 2 एंड 3 है, या ओनली 4 है। फिर आप लोग, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत, मैं हर बात ये बताती हूँ कि ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे पेपर पे लिख लीजिए, है ना, इस जब भी क्वेश्चन आएगा, एक दो ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 या 4। फिर ऑप्शन, पहले ऑप्शन में बोला है 1 एंड 2 है, दूसरे में बोला है 2 एंड 3 है, तीसरे में बोला है ओनली 3, और चौथे में कुछ और दिया होगा। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे ना एक या दो नहीं है, तो आप इसे गलत टिक मार्क कर देंगे, तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिक इलिमिनेट हो गया। फिर दूसरे, आपको पेन और कागज तो मिलता ही ना, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग आगे गए, फिर हम लोगों ने दूसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि पता नहीं आगे के ऑप्शन भी सही है या नहीं। फिर हम लोग आगे गए, तीसरे नंबर पे हमें पता है कि ओनली 3 तो नहीं हो सकता है गलत, क्योंकि सेकंड आपको, मतलब आपको थोड़ा बहुत पता है कि सेकंड ऑप्शन भी गलत है। मतलब जैसे ही आप लोग ऑप्शन को इलिमिनेट करते जाओगे वैसे वैसे आप आंसर के पास चले जाओगे, ठीक है। ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे भी अगर हटके कुछ क्वेश्चन बनाना है तो कुछ केस स्टडीज देने की ना, केस स्टडी तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, पता नहीं क्यों लोगों को डिफिकल्ट लगती है, लेकिन केस स्टडीज को कभी भी आपको, वो बड़ी होती है लेकिन बहुत आसान होती है सॉल्व करने में, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान होता है फ्रेंड्स। ये बहुत लॉजिकल बात है कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, मैंने जेआईबी भी दिया, मैंने सीआईबी भी दिया, लेकिन मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना उतना वो इजी होता है, ठीक है। तो लंबे क्वेश्चन को कभी स्किप मत कीजिए, आप टाइम अकॉर्डिंग, आपके टाइम आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, लेकिन लंबे क्वेश्चन को आप, अगर आपके पास टाइम है तो लंबे क्वेश्चन को कभी भी मत स्किप कीजिए, ठीक है। फिर आगे एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि इंडिया है, इंडिया, वो गया आईएमएफ के पास, उसने बोला कि एसडीआर के तहत हमें, मान लीजिए इंडिया इंडिया का एसडीआर में कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब इंडिया ने एंट्री फी कितना दे, एग्जाम्पल के बोल रहे कि 100 रुपए दे दिए, है ना। 100 रुपए यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 100 रुपए बोला है। इंडिया ने आईएमएफ को 100 रुपए दिए है एज ए एंट्री फी। तो अब इंडिया गया आईएमएफ के पास, उसने बोला कि हमें 120 रुपए चाहिए, 120 एसडीआर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में दे देंगे कि आईएमएफ ने इंडिया को मना कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। आपको केस स्टडी दे दी कि इंडिया आईएमएफ के पास गया, उसको बोला इंडिया का आईएमएफ में जो वोटिंग पावर है, जो कोटा है वो कितना है, 100 रुपए का है, और उसने आईएमएफ से 120 रुपए मांग लिए। तो आईएमएफ ने उसे मना कर दिया, किस बेसिस पे मना कर दिया, क्या फिर ऑप्शन दे देंगे आपको कि इंडिया का जीडीपी है वो 100 रुपए से कम है, फिर दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो 100 रुपए से कम है, या इंडिया का तीसरा ऑप्शन दे देंगे इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल व्यापार है वो 100 रुपए से कम है, या चौथा ऑप्शन दे देंगे आपको कि इंडिया का जो आईएमएफ में एंट्री फी है, या इंडिया में आईएमएफ का जो कोटा है वो 100 रुपए है, इसलिए आईएमएफ ने उन्हें 120 रुपए लोन देने से मना कर दिया, उसने बोला कि आप 100 रुपए तक का ही लोन ले सकते हो। तो इनमें से कौन से लाइन के तहत, कौन से रूल के तहत आईएमएफ ने इंडिया को मना कर दिया, ये आपको बोलना है। तो आप लोग किस पे टिक करोगे, कोटा पे, है ना। कब आंसर कर पाओगे, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कोई भी हो, केस स्टडीज कभी भी आप लोग स्किप मत कीजिए, जब आप एग्जाम में जाओगे सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाइए,
जो आपको गारंटी है कि मुझे 100% आता है, चाहे आधे मार्क्स का हो, चाहे 1 मार्क का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो। जिस क्वेश्चन पे आपको गारंटी है कि ये मेरा सही होने वाला है, सबसे पहले आप वो क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है? पूरे क्वेश्चन हो जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, जैसे-जैसे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि हाँ, ये मुझे आ सकता है, ये मुझे आ सकता है, लेकिन केस स्टडीज़ कभी भी आप लोग स्किप मत कीजिए, बहुत आसान होती है, हार्डली 1 आध 2 होती है जो डिफिकल्ट होती है, तो उसे स्किप कर दीजिए। हमें मार्क्स नहीं लाने, हमें बस 50 मार्क्स यहाँ पे लाने, हमें पास होना है, लेकिन पास भी कैसे होना है ना कि स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है? हार्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड से, या रिवीजन, आई थिंक रिवीजन करने जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? अगर आप लोगों को लगता है कि ये दोबारा रिपीट करना जरूरी है, तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है? और अगर एसडीआर के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए। ये मैं सेपरेट कोई एक और वीडियो बना दूंगी, और आसान सी लैंग्वेज में बना दूंगी, एग्जाम्पल के साथ बना दूंगी, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।